जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 2025 का साल स्टार्ट हो चुका है और ये पैन कार्ड आप जो देख रहे हैं ये पैन कार्ड नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार है। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस बताने वाले हैं जो अगर आपने अपने पैन कार्ड के ऊपर कर दिए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, वहां पर रिपोर्ट चली जाएगी। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, आपको रूल का पता होना जरूरी है, आपको लिमिट का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको 4 से 6 साल तक नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शंस किए थे, आईटीआर क्यों नहीं भरी, ये आपके पास पैसा कहां से आया था। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस या ऐसे ट्रांजैक्शंस हम बताने वाले हैं जिनकी 2025 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रहने वाली है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं, तो देर ना करते हुए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स नोटिस आपको 2025 में कब आ सकता है। हर बार की तरह हम आपको इस बार भी बता रहे हैं कि अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया है तो आप ये समझे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उस ट्रांजैक्शन की सूचना तो चली जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो हम ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं उनको या तो अवॉइड करें तो उस लिमिट से कम करें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन फ्यूचर में परेशान ना कर पाए। दोस्तों हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नाम से आपने सुना होगा, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो एक वैल्यू से लिमिट क्रॉस कर जाती है। वैसे तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ट्रेस कर सकता है। लेकिन फिर भी अब मान के चलिए इंडिया में 150 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं और उनका हर व्यक्ति का अकाउंट है, तो हर एक व्यक्ति को तो ट्रैक करने वाला संभव नहीं होता है। हालांकि पैन कार्ड से सबका डेटा भी इनकम टैक्स के पास चला जाता है, लेकिन इनकम टैक्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं करता है। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है किसी व्यक्ति को, किसी एंटिटी को, कि आपको हमें रिपोर्ट करना है। अब जो बैंक है, आप बैंक से ही लेन देन करेंगे तो बैंक वाला इनकम टैक्स को बताएगा कि मिस्टर ए ने इतने रुपए का लेन देन किया, मिस्टर बी ने इतना किया, मिस्टर सी ने इतना किया। तो आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना कैसे जाती है। ये जाएगी जब आप किसी एंटिटी के पास ट्रांजैक्शन करेंगे। अब रिपोर्ट्स में आपको बताना चाहता हूं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, ये जो 2 फॉर्म है पिछले 4-5 साल से आए हैं। यहां पर दोस्तों आपका 10 रुपए का सेविंग का ब्याज आ रहा है वो भी शो हो जाएगा, 1 रुपए का डिविडेंड मिला है आपको वो भी यहां पे शो हो जाएगा। आपके बैंक में बैलेंस, आपने कोई एप्लीकेशन करी डेबिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, फॉर्म 26AS में कहीं पर भी आपका टीडीएस कट गया, टीसीएस आपने कलेक्ट करवाया, वो सारा का सारा शो हो जाने वाला है। पेन 2.0 दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि हम पेन 2.0 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर न जाने कितने ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अब आपके इसमें शो हो जाएंगे। क्योंकि पैन कार्ड के बिना आजकल कोई भी अकाउंट नहीं खुलता है, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाते हैं। तो पेन ट्रांजैक्शन सारे के सारे आपके यहाँ पे शो हो जाने वाले हैं। तो जितना भी ट्रांजैक्शंस आप करें तो प्लीज़ सोच समझ के ही आपको करना है। ट्रांजैक्शंस की लिमिट है वो कैसे देखनी है, कब देखनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये दोस्तों पैन कार्ड वाइज देखनी है। मान लीजिए एक घर में 4 जने हैं, मदर है, फादर है, हस्बैंड है और वाइफ है। मान लीजिए 4 जने हैं तो इन चारों की अलग अलग लिमिट है। जो हम लिमिट अभी डिस्कस करने वाले हैं वो इसके लिए, क्योंकि इनका पैन कार्ड अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है और इनका अलग है, तो 4 पैन कार्ड है तो 4 अलग अलग लिमिट आपको मिल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान दें। और जो भी लिमिट आपकी होती है, अभी आपको पता होगा 1 जनवरी 2025 से कैलेंडर ईयर 2025 तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स वाले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को जो हमारा साल खत्म हुआ था, ये 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आपका जो साल है या रिपोर्टिंग है वो आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज होगी और एंटिटी वाइज होगी। मान लीजिए एक बैंक में आप लेन देन करते हैं, एफडी कराते हैं, सेविंग अकाउंट है, एक क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अलग अलग एंटिटी आपकी अलग अलग रिपोर्ट देगी अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। और पर पर्सन वाइज मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि पैन कार्ड हर पर्सन का अलग होता है। घर में 4 पर्सन है तो चारों की अलग अलग लिमिट हो जाएगी। कैश इज किंग है दोस्तों, आपको पता होगा। कैश के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट भी है। हालांकि जब से डिजिटल जमाना हुआ है तो कैश का लेन देन बहुत कम हो गया है, यूपीआई कर देते हैं। और यूपीआई के बारे में भी एक
खतरनाक न्यूज़ आपको दोस्तों हम बताने वाले हैं। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए, दोस्तों 10 लाख रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या कैश निकाल लेते हैं 10 लाख रुपए, सरकार को दोनों ही चीज में प्रॉब्लम है। अगर आपने नगद पैसा जमा करवाया तो ये पैसा कहां से आया, अगर आपने नगद पैसा निकाला तो वो पूछ लेंगे कि ये पैसा आपने कहां पे यूज किया। तो इस चीज का ध्यान दें। पूरे साल के अंदर तो दोस्तों 10 लाख रुपए की है, और एक दिन के अंदर अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश निकाल देते हो तब भी ये सूचना चली जाएगी। और 194N सेक्शन के अंदर दोस्तों 20 लाख रुपए की लिमिट और डिफाइन की है। अगर आपने लास्ट 3 साल की ITR नहीं भरी है और 20 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लेते हो तो आपका 2% TDS कट जाएगा, और पिछले 3 साल की रिटर्न आपने भरी है तो आपका 1 करोड़ के बाद 2% TDS काटा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दें। कैश के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा पूरे साल के अंदर आपको ना तो कैश जमा करवाना है ना निकालना है। अगर आपके पास प्रूफ है तो कुछ ना कितना मर्जी लेन देन करते रहिए दोस्तों, लेकिन अननेसेसरी इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। हर एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट ऑपरेट करता है। हालांकि अगर आपने करंट अकाउंट ओपन खुलाया है तो आपके पास GST नंबर भी होगा, आप GST के अंदर टैक्स भी भरते होगे, तो सारा का सारा सोर्स होता है। लेकिन फिर भी यहां पर भी कैश को गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर नगद जमा करते हैं या 50 लाख से ज्यादा नगद निकालते हैं तो यह सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो मेक श्योर करें आप इसको GST में जरूर दिखाएं। आपको अपनी ITR में ये जो सेल है जरूर दिखानी है ताकि ये जस्टिफाई हो जाए, और दोनों ही डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वाले और GST वाले इन फ्यूचर के अंदर आपको नोटिस भेज के परेशान ना करें। दोस्तों FD सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप इसकी FD करा लो, आपको 2 रुपए का इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका ये पैसा भी सेफ रहेगा। FD के ऊपर हमने डिटेल में एक मास्टर क्लास बना रखी है, उस पर एक एक डाउट आपके क्लियर किए हुए हैं, उसको आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। इसके बाद ऑनलाइन दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 12 लाख रुपए पड़े हैं और आप बोलते हो कि मुझे 10 लाख रुपए की FD करानी है, तो ये ऑनलाइन बोला जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस, मान लीजिए बैंक के अलावा आप चेक देकर भी बनवा सकते हैं, तो वो 10 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको रखनी है। कैश के अंदर अगर आप जाकर के उनको सीधा ही नगद पर्ची भर के FD करवाते हैं तो 2 लाख से कम की FD आपको करनी है। इसके अलावा TDS के रूल 40,000 से ज्यादा का आपको मिलता है 1 साल के अंदर ब्याज, तो आपका 10% TDS काटेंगे। तो ये भी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाएगी। हालांकि AIS और TIS में आप मान लीजिए 2 लाख की FD, 1 लाख की FD, 8 लाख की, 9 लाख की FD कराते हो तो जितना भी ब्याज आया है वो तो इनकम टैक्स में ऑनलाइन शो बोल जाएगा। तो आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि आप कितनी भी FD कराएं उसका सोर्स या प्रूफ जरूर रखें, और 10 लाख से ज्यादा की FD कराने से आपको बचना है। इसके बाद में दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा, थोड़े से रिवॉर्ड्स के लिए, थोड़े से पॉइंट्स के लिए, थोड़े से कैशबैक के लिए हम लोग लाखों के अंदर लेन देन कर देते हैं। लाखों तक तो फिर भी ठीक है दोस्तों, कई लोग तो करोड़ों के अंदर लेन देन कर देते हैं और बाद में उन्हें पड़ता है पछताना। पर बैंक, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है ये बैंक भी जारी करता है और क्रेडिट कार्ड की कंपनी भी जारी करती है, तो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने ऑनलाइन बिल भरा 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, और आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड का बिल है, आप जाकर भी भर सकते हैं, काउंटर के अंदर नगद भी भर सकते हैं वो पर्ची भर के। तो अगर आपने कैश में भरा तो 1 लाख रुपए, अगर आपने ऑनलाइन भरा तो 10 लाख रुपए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि आपने जो भी ये बिल भरा है ये आपने दोस्तों अपनी जेब से भरा है, ये आपका खुद का खर्चा था। तो मेक श्योर करें जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल भरें उसका सोर्स आपको रखना है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट दोस्तों आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लें, जो प्लॉट था वो आज महीने पहले, साल पहले कितने का था और अब कितने का है। 10 लाख का प्लॉट आपने अगर 2-3 साल पहले लिया होता तो आज 15 लाख 20 लाख रुपए उसके इजीली आपको मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 2 अमाउंट होती हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक तो रजिस्ट्री अमाउंट होती है और एक आपको कुछ पैसा उसको कैश में देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो होता क्या है यूजुअली आपने मान लीजिए 20 लाख तो उसको ऑनलाइन चेक से देने हैं और 30 लाख रुपए उसको कैश में देने हैं। तो जो ये ऑनलाइन आपने देने हैं या रजिस्ट्री की अमाउंट है, ये अगर आप 30 लाख से ज्यादा की दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के कराते हैं, इसके अंदर फिर से ये डाउट आता है कि हम एक ही रजिस्ट्रार के पास 15-15 लाख की 3 रजिस्ट्री कराते हैं तो भी 45 लाख हो गया, तो भी आपका वो पैन कार्ड तो लेते ही लेते हैं, तो ये सूचना चली जाएगी। तो पर रजिस्ट्रार मान लीजिए एक आप दिल्ली के अंदर रजिस्ट्री कराते हो 25 लाख की, एक आपने हरियाणा के अंदर रजिस्ट्री कराई 25 लाख की, तो ये दोनों ही सूचना नहीं देंगे क्योंकि ये रजिस्ट्रार अलग अलग हो गए हैं, इन दोनों की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। तो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रार होता है, उससे आप 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं
तो दोनों को ही दोस्तों खरीदने और बेचने वाले के ऑनलाइन ये डाटा शो हो जाएगा। जिसने खरीदी तो उसके पास में पैसा कहाँ से आया था, और जिसने बेची क्या उसने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में दिखाया है या नहीं दिखाया है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करना है। डीडी डिमांड ड्राफ्ट, हालांकि ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड हो गया है। कई बार आप गवर्नमेंट की कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं या कहीं पर टेंडर वगैरह भरते हैं तो वो डीडी मांग लेते हैं, 1 लाख का डीडी, 50,000 का डीडी, और वो आपको बैंक में जाकर के बनवाना पड़ता है। वैसे तो क्या है, लगभग आपके सेविंग या करंट अकाउंट से ही अटैच हो जाते हैं और वहां से आप चेक दे करके बनवा सकते हैं। लेकिन आप नगद में बनवाना चाहते हैं, पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का डीडी आपने बना लिया, लगभग ये ठेकेदार लोग होते हैं वही इस डीडी का यूज़ करते हैं, तो आपने भी 10 लाख से ज़्यादा की डीडी नहीं बनानी है। कैश रिसीव्ड, दोस्तों आपको पता होगा नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में, उसके बाद में गवर्नमेंट ने कैश के ऊपर बड़े ही सख्त कानून बना लिए थे। गवर्नमेंट को कैश के अंदर लेन देन करना अच्छा नहीं लगता है, तो पर ट्रांजैक्शंस, पर डे और पर पर्सन, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, इसके भी मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने किसी को 3 लाख रुपए का कोई बिल दिया, अब इस 3 लाख रुपए को आप नगद के अंदर नहीं ले सकते हैं, नगद के अंदर नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक किराना का काम करते हो, ना आपके पास जीएसटी है, ना आप इनकम टैक्स भरते हो, तो आप चाहे कितना मर्जी करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब ऑन रिकॉर्ड कोई ट्रांजेक्शन आती है, अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर आपको 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई माल बेचा, कोई सर्विस दी, किसी को लोन दिया, वैसे लोन वगैरह की तो लिमिट 2 लाख की जगह 20,000 ही होती है, तो आपको ये ट्रांजैक्शंस करने से बचना है। अगर आपने करने हैं तो ऑफ रिकॉर्ड आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको नहीं लेने हैं। अदरवाइज क्या होगा, लेने वाले को उतने ही अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए नगद किसी से ले लिए, मैंने फीस लेनी थी, तो 3 लाख रुपए की मुझे पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो कैश के अंदर आप ऑन रिकॉर्ड पैसे ना लें, ऑफ रिकॉर्ड तो जैसे भी आपका ट्रांजैक्शन चलता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या होता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा, बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में हमने एक डबल कर लिया, 4 गुना कर लिया, 6 गुना कर लिया। तो अगर आपने एक कंपनी के शेयर 10 लाख से ज़्यादा के खरीद लिए, मान लीजिए आपने रिलायंस के, ये पहले की लिमिट होती थी, हालांकि अब क्या हो गया है, AIS और TIS में जब भी आप अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हो तो सबसे पहला काम ब्रोकर क्या करता है, आपका पैन कार्ड लेता है, और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। चाहे 1 रुपए का भी कोई शेयर खरीदोगे, 1 रुपए से छोटे बहुत सारे पेनी स्टॉक आते हैं, लेकिन आप मान लीजिए एक शेयर भी खरीद लिया आपने टाटा मोटर्स का, जो 700-800 रुपए का आपको मिल रहा है, तो वो भी आपके ऑनलाइन शो कर जाएगा। तो इस चीज का मेक श्योर करें, साल खत्म होने के बाद AS/TS जरूर देखें, उनका डिफरेंस देखें। आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट होती है, जो ब्रोकर की रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या टैक्स P&L होता है, उसके अंदर अपना कैपिटल गेन देखें, बाकी और इनकम देखें। सब इनकम मिलाने के बाद अगर 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है और टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। शेयर मार्केट में कोई भी लेन देन करते हैं तो किसी एक कंपनी की पहले तो 10 लाख रुपए लिमिट थी, लेकिन आजकल हर एक ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शो होती है। यही सेम रूल दोस्तों बॉन्ड्स के ऊपर है। जैसे आपको पता होगा RBI के बॉन्ड हैं, किसी कॉरपोरेट के बॉन्ड हैं, एक कंपनी के या एक एंटिटी के 10 लाख से ज़्यादा ले लेते हो, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ वो आपका पैन कार्ड लेते हैं तो 1 रुपये का भी कोई आपने बॉन्ड खरीदा तो AIS और TIS में शो हो जाएगा। तो मेक श्योर करें। बहुत सारे लोग तो ITR भरने से हिचकिचाते हैं। अगर आप ITR भर देंगे तो आपके ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे, आपको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान दें। म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है वो तो आप बताएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा निप्पॉन म्यूचुअल फंड है या इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल के हैं। ये पर कंपनी की पहले लिमिट 10 लाख रुपए होती थी, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं AIS और TIS में मान लीजिए आपने 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सिप लगाई तो पूरे साल में 12,000 रुपये हो गए। ये 12,000 रुपये आपके ऑनलाइन शो कर जाएंगे। जब तक आप इन्हें खरीदते जा रहे हो बेचते नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपने इनको बेच दिया, बेचने के बाद इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो 1 भी रुपये का म्यूचुअल फंड आपने लिया वो ऑनलाइन आपके शो हो जाएगा। मेक श्योर करें उसको भी आपको अपनी ITR में जरूर दिखाना है। फॉरेन करेंसी दोस्तों बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें US डॉलर चाहिए होते हैं, उन्हें जैपनीज
रुपीज़ येन चाहिए होते हैं, उन्हें इस तरह की करेंसी चाहिए होती है। और अगर आप करेंसी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है ये ऑन रिकॉर्ड की बात हो रही है। अनऑथराइज तो आप किसी से मर्जी ले लीजिए। मान लीजिए आपने किसी अड़ोस पड़ोस वाले से गए, उसके पास में डॉलर्स पड़े, आपने डॉलर्स ले लिए, उसको नगद दे दिया, ये रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं आती है। लेकिन आपने परचेज की फॉरेन करेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपने बाहर जाना था या बाहर किसी को डॉलर्स लेने थे या ऐसा करके कोई भी ट्रांजेक्शन किया, या आपने फॉरेन रेमिटेंस किया। फॉरेन रेमिटेंस मतलब इंडिया से बाहर पैसा या तो आपने आउटवर्ड भेजा या आपको प्राप्त हुआ, ये भी आपके ऑनलाइन शो कर जाएगा ASTS में। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी विदेश से पैसा आ रहा है जा रहा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, मैंने आपको बताया FD का ब्याज, अगर आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट होती है उसके अंदर पैसा लगाया, ड्रीम 11 वगैरह में पैसा लगाया, और भी बहुत सारी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स होती है लगभग 75 तरह की, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसको आप जरूर चेक करें, जरूर मेंशन करें दोस्तों, जो कि आपके AIS और TAS में शो हो जाती है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो लिमिट है आपको उसको कम से कम रखना है। मान लीजिए FD करानी है तो 10 की जगह 9 की करा लो, दूसरे बैंक में करवा लो, कैश जमा करवाना है तो कम करवा लो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कोशिश करो कि 30 से कम की हो जाए, ताकि ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाए ही ना। इसके बाद में दोस्तों, टाइम टू टाइम का मतलब क्या होता है, जब भी आपके 3 महीने खत्म होते हैं, वो क्वार्टर होता है, उसके बाद आपका डाटा अपडेट होता है। तो AIS और TIS और 26S को आप जरूर चेक करें। आप 3 महीने में ना करें, साल में एक बार तो जरूर करें, अप्रैल मई जून तक तो जरूर करें। ये कैसे चेक करना है, क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप अपनी ITR जरूर भरें। अगर आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो ITR जरूर भर दें, कोई खर्चा नहीं आता है, आप खुद भी भर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है। किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और रिकॉर्ड रखना है। फिर मैं आपको बताता हूं, चाहे आप 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जमा कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आपके पास इसका प्रूफ है, आपने सेल की है, सर्विस की, आपका टैक्स पेड पैसा है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो या तो रिकॉर्ड रखें या आप रिकॉर्ड के उसको मेंटेन करें। वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, वहां पर भी हम आपके इन्वेस्टमेंट की, मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर लीजिएगा जो पैन कार्ड लेकर के अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस इधर उधर के करते रहते हैं। दोस्तों, UPI के बारे में एक आपको चीज बताने वाला था। तमिलनाडु GST डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को 41 लाख रुपए उसके खाते में UPI से आ गए थे, और UPI वालों ने वो ट्रांजैक्शंस है वो जो फोन पे और रोजर पे ने GST डिपार्टमेंट को सूचना दे दी थी। अब GST डिपार्टमेंट ने शो कोज नोटिस उस व्यक्ति को भेज दिया है कि 41 लाख रुपए कहाँ से आए थे, क्योंकि 40 लाख के बाद आपको GST नंबर लेना पड़ता है, तो अब उसको जवाब देना पड़ जाएगा। तो आप भी फ्यूचर में अननेसेसरी UPI ट्रांजैक्शंस करने से बचें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।